ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना ऑप्टिकल फाइबर का केस है, ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्टली डायग्राम वाले क्वेश्चंस में ना हमें डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमें टू द पॉइंट पता चल जाता है करना क्या है। इसमें बेसिकली आपके पास ये वाली लाइन जो है वो इंसिडेंट है, जो एक्स से आपके पास ट्रैवल कर रही है, ठीक है। वैसे उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पढ़ सकते हो कि लाइन जो है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई। तो बेसिकली ये हमारा मीटिंग पॉइंट है वाई, जहाँ पर लाइट आपके पास आकर स्ट्राइक कर रही है। तो अब इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है। एक आंसर आ गया डी, आंसर चेक करते हैं हम। ठीक है, अब बेसिकली इसमें आपने ये बताना है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट वाई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से। अच्छा देखो, इसकी बात आप गौर से यहाँ पर चेक करना कि उसने आपसे ये कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास एट वाई वो ग्रेटर है देन क्रिटिकल एंगल, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये कि अब जब रिफ्लेक्ट का वर्ड यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्ट के वर्ड में आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होता है। चाहे कोई भी रिफ्लेक्शन हो, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आपके पास सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल बनाए, ठीक है। नॉर्मल आपको पता है कि बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर मैं एक यहाँ पे नॉर्मल लाइन बनाऊं, तो नॉर्मल के हिसाब से अगर मैं इस एंगल को मेजर करूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना है। तो आपको पता है या तो डी होगा या तो सी होगा, क्योंकि जिसने पहली लाइन में यहाँ पे इस अपना हिंट पिक कर लिया कि आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इंटरनली। तो ए और बी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है, ये हमने कंडीशंस में लिखा था, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो हम ये वाली बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, इसका मतलब लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, आपकी फर्स्ट कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी पॉसिबल नहीं है, सी और डी होगा। अब सी और डी में से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल सेम होता है। तो इसका मतलब है आपके पास सी और ये वाला एंगल सेम होगा। नहीं, डी नहीं होगा। देखो डी में पता है एंगल शॉर्ट बन रहा है। ये देखो डी का एंगल चेक करो। मैंने तो खैर नॉर्मल बहुत रफ ड्रॉ किया है, लेकिन फिर भी आप ये देखो ये एंगल कितना शॉर्ट है। और ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी सी। क्योंकि जब आप नॉर्मल लाइन बनाओगे ना, तो नॉर्मल लाइन के दोनों तरफ एंगल सेम होना चाहिए। डी बहुत क्लोज है, आपको देखने से ही आइडिया हो रहा है कि डी आप देखो कितना क्लोज है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। तो यहाँ तो खैर मैंने नॉर्मल बहुत रफ बनाया है, लेकिन देखने में जो भी नॉर्मल आप बनाओगे आपको पता चल जाएगा डी बहुत क्लोज है, डी का एंगल शॉर्ट है। तो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी को हम हटा देते हैं, सी राइट आंसर है, कोई कंफ्यूजन? वरना हम आगे चलते हैं। ये वाला भी सिंपल है, कर लो एक सॉल्व, ताकि क्रिटिकल एंगल की प्रैक्टिस हो जाए। मेरे लिए तो खैर सिंपल इजी होगा, आप लोग एक बार देख लो। डी सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे पूछा है कि एंगल सी जो है वो क्रिटिकल एंगल है, विच डायग्राम शो व्हाट हैपेंस टू द लाइट, द लेयर ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट एंगल सी। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास वो सी पर जो है वो यानी क्रिटिकल एंगल पर इन स्ट्राइक कर रहा है। तो हमारा क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है कि लाइट 90 डिग्री पे बेंड होती है और पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। तो डी आंसर बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये वाला भी हम स्किप करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम डिस्कस करेंगे। ये भी इजी है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपने क्या निकालना है, रिफ्रैक्टेड रे। तो एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कैलकुलेट कर लेना आप।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ये वाला देख लो, एक क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन का है। अच्छा, इसमें उन्होंने आपसे कहा है कि द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ टू रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एन आई। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि कहाँ रखा हुआ है, उससे दो लाइट रेज जा रही हैं। और अब आपने इमेज को कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज आपके सामने उन्होंने खुद बना कर दी है, और इमेज को देखकर आपने बताना है कि वो इमेज बन कैसी रही है। अच्छा देखो, इमेज पता है कहाँ बन रही है, यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा। तो इमेज ये रही। अच्छा देखो, एरो की जो एरो का हेड होता है, एरो के हेड से आपको पता चल जाता है कि अपराइट है या इन्वर्टेड है। मैंने एरो ऊपर की तरफ बनाया, इसका मतलब है इमेज अपराइट है और साइज में ग्रेटर है। तो इट इज लार्जर एंड अपराइट, सिंपल, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। यहाँ पर तो इमेज बन नहीं रही है, वही वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो फिर वर्चुअल इमेज बनती है, तो ये वो वाला केस भी आ गया। ठीक है। सर ये जो इमेज पीछे बन रही है ये रियल है वर्चुअल है? ये वर्चुअल है। ये वही वाला केस है, जब ये आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पर कैंडल रखी होगी तो आपको यहाँ पर, क्योंकि इतनी स्प्रेड हो रही है ये, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ कलर नजर आएगा कि कुछ लाइट सोर्स रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ से आकर देखना पड़ता है कि क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो वो ऑब्जेक्ट आपको इतना मैग्नीफाई होकर नजर आएगा। तो इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि आप जो उसका साइज देख रहे हो अभी। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट केस का मतलब ये है कि लास्ट केस हम ये वाली कह रहे थे जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, कि जब हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज नहीं बनती। तो इमेज ना बनने की ना कंडीशन यही है कि जब आपकी रे पास होती है ना, तो वो रे दूसरी साइड पे मर्ज नहीं हो पाती। मर्ज ना होने का फिर रीजन यही होता है कि आपके पास यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती स्क्रीन पर। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारी राइट हैंड साइड पर स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन पर हमें कुछ नजर नहीं आया। फिर हमने क्या किया, हम खुद स्क्रीन की साइड पर गए, वहां से हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो हमें ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट हालांकि ऐसा है नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज तो ये है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसा नजर आ रहा है अभी लेंस के थ्रू। तो इसको हम बेसिकली इमेज कहते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो लार्जर और अपराइट नजर आ रहा है। ठीक है। हाँ, इसलिए इसको हम वर्चुअल भी कह रहे हैं, और वर्चुअल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो इसका साइज ओरिजिनल नहीं है, और दूसरा ये है कि ये स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आ रहा था, आपने इसको सामने आके ऑब्जर्व किया है। तो इन दोनों रीजन की वजह से ये वर्चुअल है। ठीक है। सर हम ये भी कह सकते हैं इसलिए भी है बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस था, वहां पे लिखा हुआ था थिन लेंस। नहीं, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली। अच्छा। हाँ, ये आपको क्वेश्चन कन्वर्जिंग के ही देगा, डाइवर्जिंग का बहुत रेयर होता है, क्योंकि डाइवर्जिंग में केस ही एक बनता है, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन बनाने का फायदा ही नहीं, उसमें सारी इमेज वर्चुअली बन रही होगी। इसमें रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, और ये हमारी डेली लाइफ में यूज भी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से। अच्छा, वो जो कल एक वेव्स वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने सेंटर फाइंड किया था, तो उसमें हम जो रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहे थे, तो अब ये मिरर वाला केस है। इसमें अब मिरर की बात हो रही है। ठीक है, इसमें लेंस नहीं कंसिडर करना, ये मिरर है बेसिकली। और इसमें आपने बताना है एट विच पोजीशन इज द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है आपने ये बताना है। एक आंसर आया बी। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपके पास ओ है, और आपको पता है देखो, होता पता है क्या है कि नॉर्मली हम अगर यहाँ पे एक लाइन बनाएं बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ऑप्शंस उसने आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं दिए, उसने आपको राइट हैंड साइड पर दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली बी सेलेक्ट करने का रीजन ये होता है कि जब आप लाइन को ड्रॉ करोगे ना यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास ये एंगल और ये एंगल सेम बनेगा। ठीक है,
तो ये बेसिकली इसी चीज को आइडेंटिफाई करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो जो कल हम वेव्स वाला क्वेश्चन भी कर रहे थे ना, उसमें भी हमने ये किया था। हमें पता है मिरर की दूसरी साइड पे लाइट नहीं जाती, लेकिन हम इस पॉइंट को रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, हम बी पे अगर मार्क कर रहे हैं तो बी का मतलब ये है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम आ रहा है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये लॉजिक होती है बस। इसमें बताना है व्हाट इज द पॉसिबल क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट इन ग्लास। सी। सी। ठीक है, सी आंसर्स बता दिया आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि 40 पे लाइट बहुत क्लोज थी और 50 पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो 40 और 50 के बीच का एंगल होगा, तो 45 एंगल बन रहा है। तो 45 हमारा क्रिटिकल एंगल होगा, बेसिकली क्रिटिकल एंगल पूछा है। ठीक है। अच्छा, किसी को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जिसका हम आंसर डिस्कस करके आगे चले जाएं, अगर किसी को नहीं समझ आए वो पूछ ले। ठीक है, क्योंकि अगर कोई नहीं आंसर देता या कोई बात नहीं होती तो फिर उसको मैं यही अज्यूम करता हूँ कि समझ आ गया है, इस वजह से फिर हम उससे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है। इसमें है कि a shoe shop puts a mirror on the wall so that customers can look at their shoes. The length of the mirror is 50 centimeter, और a customer has a eyes at 150 centimeter above ground level। मतलब आई लेवल हमारा 150 सेंटीमीटर पे वो लिखा हुआ भी है डायग्राम में, और मिरर जो है वो 50 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है। तो द बॉटम ऑफ द मिरर इज एट हाइट h above द ग्राउंड, वो यहाँ पर मेंशन है, ये रहा। What is the smallest value of h that allow the customer to see an image of his shoes in the mirror? 75। अब उन्होंने पूछा कि स्मॉलेस्ट हाइट क्या हो सकती है, that allow the customer to see an image of his shoes in the mirror। अब उन्होंने आपको ये किया है द लेंथ ऑफ द मिरर इज 50, जो लेंथ है इसकी टोटल वो 50 है। ठीक है, तो 50 का मतलब ये हुआ कि मिरर की अपनी हाइट तो 50 है, और ग्राउंड से लेकर अगर आप आई लेवल तक की हाइट देखो वो 150 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास मिनिमम हाइट कितनी होगी, या तो 50 होगी या तो 25 होगी। अच्छा, बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा दिया इस तरह से कि वो आपके पास क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन या इस तरह का कोई केस नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, बेसिकली मिरर बस उन्होंने ये कहा है कि वो 50 पर रखा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि बॉटम जो है मिरर का, यानी ये वाला पॉइंट, वो हाइट एच पे ग्राउंड से, बस उन्होंने इतना बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि एच की मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कि जिसपे कस्टमर जो है वो आराम से अपना वो देख सकता है उसको, शूज को। तो वो हाइट आपने बतानी कि वो मिनिमम हाइट कितनी होगी। तो आपने बेसिकली, आपको पता है कि ये मिनिमम हाइट होगी जिसपे वो शूज को देख सकता है। तो इस हाइट पर, क्योंकि मिरर की सबसे लीस्ट पॉइंट यही है, यहीं पर आपको इमेज दिखेगी। ठीक है, तो इस हाइट को आप क्या कंसिडर करोगे? ए होगा। ये ए, एक ने कहा ए, एक कहा सी, और कोई ऑप्शन?
अच्छा, अब आपके पास देखो यहाँ पर अगर आप इसे कंप्लीट करते हो, ठीक है, और आपकी जो लीस्ट मिनिमम हाइट होगी, क्योंकि अब आप देखो 50 आपका लेवल बहुत ऊपर है, तो आपको यहाँ पर शूज जो है वो क्लियरली दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और जीरो तो बिल्कुल ही ग्राउंड पर चला जाएगा, तो ग्राउंड पे तो मिरर लगाने का कोई है ही नहीं आपके पास फायदा। तो बेसिकली उन्होंने आपको हाइट इसलिए दिखाई है कि मिनिमम लीस्ट हाइट जो होगी वो 25 होगी, क्योंकि 25 लेवल पर अगर आप आओ, तो 25 लेवल का मतलब ये है कि अगर हम इस हाइट को देखें, एक चीज अगर आप कंसिडर करो यहाँ पर, तो देखो ये वाली हाइट h और ये वाली हाइट आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये भी 50 है तो ये भी 50 होगी। तो अगर हम इसको हाफ कर दें यहाँ पर, मतलब अगर हम 25 पर मिनिमम हाइट लें, तो 25 मिनिमम हाइट पे आपको शूज बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 50 पर तो ऑलमोस्ट ये मिरर रखा हुआ ही है, और उस पर आप अपना लेवल देखो कहाँ पर है, वो नीज तक आ रहा है, तो उसमें तो आपको शूज नजर ही नहीं आएंगे। तो इस वजह से मिनिमम जो हमारी हाइट होगी उसमें से मिनिमम नंबर 25 है, जीरो तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल हो जाएगा। तो समझो मिरर आपने ग्राउंड पे रख दिया, वो तो वर्टिकल अपर की आपको इमेज दिखाएगा। तो मिनिमम आपके पास जो लेवल होगा वो 25 होगा, जिसपे आपको शूज क्लियरली नजर आएंगे। आप ये देखो ना, जो पर्पल लाइन बनाई है ये आपके पास 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, और अगर आप यहाँ पे मिरर को सेट करते हो मिनिमम, तो इस लेवल पर आपको अपने शूज नजर आ जाएंगे इजीली। क्योंकि आप देखो 50 पर अगर आपने इसको रखा है, तो 50 वाला लेवल ये रहा, इस पर आप देखो आपका कहाँ आ रही है लाइन, तो आपको वहां से शूज का डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है। तो 50 75 बहुत ग्रेटर डिस्टेंस है, 75 तो और ऊपर हो जाएगा, 75 यहाँ पर आएगा, ये 75 हो जाएगा, मतलब 150 का हाफ कर दो। तो यहाँ पर आप कैसे देखोगे? अच्छा, जीरो पे पता है क्या, जीरो पे आप मिरर को कैसे रखोगे? जीरो पे मिरर रखने का मतलब पता है कि आप फ्लैट रख दोगे, तो तब आप उसे जीरो कंसिडर करोगे, क्योंकि अगर आपने वर्टिकल रखा तो उसकी हाइट काउंट हो जाएगी, सही है। तो वर्टिकल तो हम रख नहीं सकते, वर्टिकल रखेंगे हाइट काउंट हो जाएगी। जीरो का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्लैट मिरर रख दो आप जमीन पर, तो वो तो आपको ऊपर की इमेज दिखाएगा, उसमें तो आप शूज देख नहीं सकते। तो इस वजह से 25 पर नजर आएगा आपको, क्योंकि वही मिनिमम हाइट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बेसिकली। सर जीरो पे हम फ्लैट क्यों रखेंगे, यानी जीरो का तो ये मतलब है ना कि हाइट हमारी कोई भी नहीं है, बस सीधा मिरर ही है। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप वहां पे अगर मिरर रखोगे, उन्होंने मिरर की हाइट भी तो 50 काउंट की हुई है, तो मिरर का मतलब ये कि मिरर का जो लोअर एंड है वो आपके पास होना चाहिए पॉइंट पर। अगर आप बिल्कुल जीरो पे रख दोगे, तो बिल्कुल जीरो पर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे आपको कैसे नजर आएगा कुछ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही हाइट आपकी जीरो हो गई। तो इस पॉइंट पर तो आप इमेज नहीं देख सकते, आपको इमेज थोड़ी सी ऊपर ही नजर आएगी ग्राउंड से, बिल्कुल जीरो पे कभी भी नजर नहीं आएगी, इस वजह से। पॉइंट भले आप जीरो ले लो, आप मिरर रख के बिल्कुल उसके बैक डाउनवर्ड आप उस पे चले जाओ, लेकिन बिल्कुल जीरो पे कभी भी हमें, क्योंकि बिल्कुल जीरो पे भी अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल आपको शूज की बेस से नजर आ रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत पार्ट, अगर बिल्कुल जीरो से आप फ्लैट होकर देखो, और वो पॉसिबल भी नहीं है इस तरह से। तो मिनिमम हाइट 25 ऐसी कि जिसपे आप बिल्कुल क्लियरली अपने शूज देख सकते हो। और बाकी ये भी सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है इन्होंने आपसे, इसका भी बता दो जल्दी से, आंसर इजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आपने। अच्छा, इसमें आपके पास लाइट जो है वो डेंस टू रेयर ट्रेवल कर रही है, और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन सा फॉर्मूला इसमें एक्यूरेट होगा? अच्छा, इसमें देखो पता है क्या करना है, आपने सबसे पहले नॉर्मल बनाना है, क्योंकि उसने जो एंगल 60 दिया है ना वो नॉर्मल के साथ में है,
तो नॉर्मल का मतलब ये एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि 60 वहां पर है। तो 90 डिग्री पूरा बन रहा है, तो 30 और 60 90 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 है। और उसके बाद फिर हमारा 90 डिग्री ये वाला एंगल बन रहा है, जो कि बैंड हुई है लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, एक चीज याद रखना। इसमें दो कंडीशंस होती हैं बेसिकली। एक होता है जब आप रेयर टू डेंस जा रहे हो, तो नॉर्मली हम रेयर टू डेंस वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो उसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सही सिंपल सा होता है, ये वाला। ठीक है। लेकिन जब आप डेंस टू रेयर आते हो ना, तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। ये चीज भी याद रखना। और इसकी मैं आपको अगर हिंट दूं ना, इसकी आपको अगर वो चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो ये क्यों होता है अब आप देखो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखा था मैंने, n = 1/sin c। और अब आप एक चीज सोचना, क्योंकि देखो जब हमने थ्योरी की थी ना, तो मतलब जिसने मेरे साथ थ्योरी पढ़ी हुई है उसे पता है कि हम कैसे करते हैं। ठीक है। अब सबने अपना अपना अकॉर्डिंगली सॉल्व किया हुआ टॉपिक, तो सबने अपने मेथड से किया होगा। लेकिन मैंने इस तरह से करवाया था ये, कि आपके पास इसमें अगर हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला देखें, n = 1/sin c। तो 1/sin c का मतलब ये कि साइन सी खुद कुछ भी नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर आता है। तो अगर मैं इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये इस तरह से बनेगा, वन n = 1/sin एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि अभी क्रिटिकल एंगल बन गया। तो अब आप देखो, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे है। हालांकि आप यहाँ पर देखो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर है न्यूमरेटर में। तो जब रेयर टू डेंस लाइट ट्रेवल करती है ना, तो फॉर्मूला में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर आता है। और जब आप डेंस टू रेयर ट्रेवल करते हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास डिनोमिनेटर में आता है। और ये जो वन लिखा हुआ है ना, इस वन लिखने का भी रीजन बताता हूँ। देखो, जब आपके पास क्रिटिकल एंगल होता है ना, तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट 90 डिग्रीज पे बेंड होती है, जिस तरह यहाँ पर हो रही है। और हम ऊपर वन इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका जो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो कि ये था, ये 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस वजह से यहाँ पर 1/sin c लिखा जाता है। ये डेंस टू रेयर में अप्लाई होता है हमेशा, के रिफ्रैक्शन ऊपर आता है, इंसिडेंस नीचे आता है। और रेयर टू डेंस में इंसिडेंस ऊपर आएगा और रिफ्रैक्शन नीचे आएगा। तभी इसमें आंसर सी आपका राइट है। मार्किंग स्कीम में भी देखोगे सी आंसर आपको मिलेगा इसमें। लॉजिक इसकी यही है। वरना आप चाहो तो इस फॉर्मूले को देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आपके पास आपको हर जगह मिल जाएगा। और लॉजिकल भी एक्सप्लेन कर दिया कि लॉजिकली ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। ठीक है। तो कैलकुलेशन में इतनी जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लेना कि रेयर टू डेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर आएगा, डेंस टू रेयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर आएगा। ठीक है। तो आपने तो खैर फॉर्मूला याद रखना है, आपसे कोई लॉजिक नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब हम कर रहे थे, तो मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दी थी, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों किया। तो अगर आपको लॉजिक भी याद रखनी है तो आपकी चॉइस है, आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 19। 19 कैसे सॉल्व करोगे? 19 में आपने बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है।
डी, क्यू कहाँ पर है? ठीक है। अच्छा देखो, बेसिकली आपके पास पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? आपके पास यहाँ पर, अब अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाह रहे हो ना, ठीक है, इसमें आप देखो फोकल लेंथ कहाँ पर है, 1 2 3, 3.5 बॉक्स पे आपके पास बन रही है। ठीक है, वेयर इज क्यू, वेयर इज क्यू, ठीक है, क्यू का मसला नहीं है। इन्होंने आपसे कहा है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म बाय द लेंस एट क्यू। बेसिकली क्यू, सही बात है, क्यू यहाँ पर मेंशन नहीं है, हो सकता है कॉपी पेस्टिंग में या प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आया हो। तो क्यू पॉइंट यही होगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट यहाँ पर ही है और कोई पॉइंट नहीं है, तो क्यू पॉइंट आपका ये वाला है। ठीक है, क्योंकि एफ है, ओ है, क्यू नहीं है ना, तो ये थर्ड पॉइंट जो मिसिंग था वो क्यू है हमारे पास। ये वाला क्यू पॉइंट है। सेंटर ओ है हमारा। टी आ रहा है और क्यू आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट आंसर्स हैं। डी आ रहा है किसी का। अब देखो लॉजिक समझो यहाँ पर कि इसमें हो क्या रहा है। आपके पास देखो यहाँ पे 1 2 3 और 3.5 बॉक्स पे आपका एफ बन रहा है। पहले तो आप ये देखो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है एग्जैक्टली exactly। तो आप यहाँ से हाफ, 1 2 3, ये आपका हो गया एफ। ठीक है, ये आपका हो गया एफ। ठीक है, मैं लॉजिक बता देता हूँ, आपके आंसर्स मैंने देख लिए हैं। अब एफ आ गया आपके पास, और इसी को आप 1 2 3 और 4, 4 के बाद आपका क्यू बन रहा है। ठीक है, मतलब क्यू का मतलब बेसिकली पता है क्या, वो 2 एफ है, मतलब एफ को डबल कर रहे हैं हम। तो एफ को अगर मैं डबल करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एफ को डबल करने पे मुझे क्यू मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, ये रहा मेरा क्यू लेफ्ट हैंड साइड पर। वो राइट का क्यू है, ये लेफ्ट का, बेसिकली क्यू 2 एफ की जगह लिखा है इन्होंने। तो अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन एफ एंड 2 एफ। ठीक है, अब आप ये देखो, ये वाला केस बन गया, ये बिटवीन एफ एंड 2 एफ, केस नंबर 3। तो इमेज कहाँ जाएगी, बियॉन्ड 2 एफ जाएगी। तो बियॉन्ड 2 एफ जानी चाहिए। ठीक है, तो बियॉन्ड 2 एफ का मतलब क्या होगा? बियॉन्ड 2 एफ का मतलब है ये जो क्यू है ना हमारा, ये 2 एफ का काम कर रहा है अभी। तो इसका मतलब है आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले ही सारी चीजें लिखवा दी थी कि आप, अगर देखो इसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनेगी। आपको खुद पता चल जाएगा इमेज कहाँ जा रही है। ठीक है, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को थियोरेटिकल याद नहीं रहता तो डायग्राम भी ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, इसको हटाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा देखो, आपने पता है क्या, सबसे पहले जो है ना वो एफ और 2 एफ का पता होना चाहिए। आपको जो है ना वो एफ, हमने देखा कि एफ ये रहा। ठीक है, वन, आपने ये पहले जब आप थियरी समझा रहे थे इसकी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है अगर वो जितना रोज आएगा। हाँ, करेगा, हाँ, तो इमेज हमारा शिफ्ट होगी। उतना ही दूर होता है तो बिल्कुल। ये अभी इतना दूर तो नहीं था ना, तो इसलिए आई सेड नहीं, इसमें पता है क्या, बस सिंपल सा क्या हुआ है कि अगर हम क्यू को देखें ना, क्यू हमारा 2 एफ है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 एफ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2 एफ पर बनती है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2 एफ से राइट पर शिफ्ट कर दिया, तो इमेज भी क्या होगी, वो क्यू से थोड़ी राइट पे शिफ्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ राइट पर क्यू के, उतना ही इमेज क्यू के राइट पर शिफ्ट हो जाएगी दूसरी साइड पे। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को मूव करोगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पर लेकर जाओगे, इमेज भी लेफ्ट पर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट को राइट पर लेकर जाओगे, ऑब्जेक्ट इमेज भी राइट पर चली जाएगी। तो इसमें पता है क्या होगा, टाइम बच जाएगा, डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी। वरना इस पे आप एक एक पॉइंट मार्क करके डायग्राम बनाओगे, आपके 5 मिनट तो एक क्वेश्चन में लग जाएंगे। ठीक है, पेपर में भी ये करना है कि पेपर में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टाइम लेंगे, उनको स्किप कर देना, क्योंकि एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। जो आपको एक बार पढ़ने में स्ट्रेट समझ आ गया, पहले उसको सॉल्व करो। जिसको आपको लग रहा है कि दोबारा 2 बार पढ़ के करना पड़ेगा, उसको उस टाइम के लिए स्किप करके आगे जाओ। तो पहले जो इजी लगता है पहले उनको करते जाओ। अच्छा, इसमें डिजिटल कैमरा की बात की है इन्होंने। उसमें लिखा हुआ है कि डिमिनिश स्मॉल साइज इमेज बन रही है ऑन अ लाइट सेंसर विच ड्रॉ करेक्ट टाइप ऑफ लेंस एंड द नेचर ऑफ द इमेज। कैमरा में कौन सी हम लेंस यूज कर रहे हैं और उसकी टाइप कैसी होगी?
अच्छा, कैमरा और हमारी आई दोनों एक जैसा काम करती हैं, तो हमारी आई भी इन्वर्टेड इमेज बनाती है, लेकिन ब्रेन के सिग्नल्स इसको स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जिंग और इन्वर्टेड आएगा। ठीक है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेंस का हो आई का हो, ये भी अब आप सॉल्व कर लोगे, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है, ट्राई करना। करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के, प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है, वो वर्चुअल होती है और नॉट इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर में इमेज सीधी बनती है, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज बनती है, बस वो वर्चुअल होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमें रियल नजर नहीं आता। दोबारा से वही बात है कि स्क्रीन पर इमेज नहीं बनती, क्योंकि वहाँ स्क्रीन हम कंसिडर ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मिरर पे जो होना होता है वही इमेज बन जाती है। तो इसलिए हम उसको वर्चुअल कहते हैं, क्योंकि वो हमें सामने नजर आ रही है, वो रियल तो नहीं है, वो वर्चुअल होती है। ये वाला भी सेम है, कर चुके हैं हम। ये भी देख लो, इसमें आपसे पूछा है कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें कि रियल इमेज बने आपके पास। बी, ए, बी। ठीक है, ए और बी आंसर आया है। अब हम देख लेते कि कहाँ बनेगा। टू रियल इमेज इन द पोजीशन शोन। अच्छा, अब आपके पास देखो दोबारा से वही कंडीशन है कि बेसिकली उन्होंने आपको एफ दिखा दिया, ये एफ है आपका और ये एफ है, और एफ को हम अगर इक्वल करना चाहें तो ये हमारा टू एफ होगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इस डिस्टेंस पर आकर तो एफ डबल हो ही रहा है, हमें दिख भी रहा है। तो उन्होंने कहा वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज इन द पोजीशन शोन। अब इमेज आपकी जो है वो कहाँ बन रही है वो उन्होंने आपको दिखा दी है। अब उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल गया कि ये भी टू एफ ही होगा। तो अगर हम टू एफ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टू एफ पर रखने के बाद ही इमेज टू एफ पर बनेगी। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट ए पर रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी है। तो ए आंसर होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि साइज भी आपके पास सेम बनता है और पोजीशन भी सेम होती है। ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें रिफ्लेक्शन शो करनी है, रिफ्लेक्शन आपके पास कहाँ होगी, कैसी होगी, ये बताना है। सिंपल सा है वैसे क्वेश्चन। बी और डी। अच्छा देखो, बी में पता है क्या, बी में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए हर जगह। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत। सी में पता है क्या हो रहा है, एंगल आपके पास देखो डिफरेंट है, डी में भी एंगल इरेगुलर है। ठीक है। अच्छा, सिंपल इस तरह से कि आपके पास बस एंगल मेजर करना था इसमें। देखो अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बना दूं सब में, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ पे एंगल सेम है, और शेप यूनिफॉर्म है, पता चल रहा है बिल्कुल। अब इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, एंगल का देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। सब में आपने सिंपल जो है ना वो एंगल चेक कर लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन का रूल ही यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। तो उसके अलावा तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर एंगल ही सब में डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ अनइक्वल है, यहाँ तो बहुत ही अनइक्वल है। तो इस वजह से बी में सब चीजें इक्वल आ रही है आपके पास।
ठीक है, अब इजी हो गया। अच्छा, इसमें आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस की डायग्राम है, सिंपल, देख कर ये आइडिया हो रहा है। हाँ देखो, होता कुछ भी नहीं है, सवाल देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 मार्क ही जाएगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ बुरा हो नहीं सकता। तो एक बार क्वेश्चन देखो किससे रिलेटेड है, उस टॉपिक की थ्योरी लगाओ, लॉजिक लगाओ। इसलिए टॉपिक से पहले जो है ना, वो एक बार मैं अपने अकॉर्डिंगली सारे रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि बेसिक की पॉइंट्स याद रहें। तो बस एक बार क्वेश्चन में देखो कि हिंट क्या है आपके पास। आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन वर्ड में सबसे पहली चीज आपको यही याद आती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन सेम हो। और इसलिए इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो ये चीज हमें पता चल गई कि एंगल सबसे पहले चेक करना है, वो भी नॉर्मल बनाकर। ठीक है, तो टॉपिकल्स में आपको फायदा ये होता है कि आप एक बार करते रहते हो ना, वो चीजें रिवाइज हो जाती है सारी। थ्योरी आप जितना खुद से रिवाइज कर लो, जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे ना, थ्योरी रिवाइज करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं आएगी। और देखो 27 में भी क्या है, आपने ये बताना है कि एक सेमी सर्कल ग्लास ब्लॉक है और एम किस चीज को शो कर रहा है। क्वेश्चन सिंपल ही है, बस इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट सी इन्होंने सिचुएशन बना दी। सही है, रिफ्रैक्शन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्पर्जन तो प्रिज्म में होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ हुआ है, सिंपल है वैसे तो। इसमें एन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ होता है, रिफ्रैक्शन निकालना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ये वाला स्पेसिमेन में है क्वेश्चन, ये मैंने स्पेसिमेन का भी लिंक अपडेट कर दिया है, स्पेसिमेन आप चेक कर लेना, उसमें ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन फिर से सेम रिपीट हुआ है, आपको एन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन निकालना है। तो आप देखो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको खुद मिल जाएंगे टॉपिकल्स में, तो आपको अलग से जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, साइन आई ओवर साइन एन, क्योंकि अभी तक केस सिंपल है इसमें। ठीक है, तो जब आपके पास डेंस टू रेयर होगा तब साइन आर ओवर साइन आई होगा, लेकिन वो क्वेश्चन में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है ग्लास ब्लॉक, तो यानी रेयर टू डेंस है।